कलेक्ट ऑफ लीगल सेल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पैन इंडिया काम कर रही है और ये ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है कि समाज के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं लीगल एड प्रोवाइड करने में, किस किस स्फेयर में हम लोग लीगल एड प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हम लोग ने कई जगह मीटिंग्स की हैं, दिल्ली में, मुरादाबाद में और अभी रिसेंटली लखनऊ में। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मास मीडिया इन स्प्रेडिंग कम्युनलिज्म, मीडिया का जो रोल है आज के इस वक्त में, तो आप लोग भी इसमें अपना सजेशन रखें और क्वेश्चन जो पूछना चाहें हमारे बीच संजय शर्मा साहब मौजूद रहेंगे और सैयद काब रशीदी साहब जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो मौजूद रहेंगे और एक बहुत ही तेज तर्रार एक्टिव लॉयर लखनऊ हाईकोर्ट की उस्मा अफसर साहिबा वो हमारे बीच मौजूद हैं। तो आप लोग ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको मिस ना करें, जरूर उनसे क्वेश्चन पूछें और जो भी आप लोग अपना सजेशन देना चाहें वो भी दें। तो मैं तो कहूँगा ये तो वो बात हो गई कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ तो कुआं ही आ गया है प्यासे के पास। तो इस चीज का आप लोग जरूर फायदा उठाएं। मीडिया कोई रियल इशू कोई भी कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो रहा है उसको दिखाती है, तो उसकी क्या अहमियत है, मतलब उसका हल क्या है, वो क्या रियल इशू है कि नहीं है, पब्लिक के लिए वो फायदेमंद रहेगा कि नहीं, ये चीज देखते हुए मीडिया उसको फेस करती है। अपनी पावर मीडिया, वो पावर ऐसी चीज है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और सही इस्तेमाल भी हो सकता है। तो बेशक आप लोग सब समझ सकते हैं कि कौन किसका सही इस्तेमाल कर रहा है और गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो तो एक डिस्कशन का इशू है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और अपनी बात आप लोग भी रखेंगे। आखिरी में हम लोग ये कर लेंगे कि आफ्टर द चीफ गेस्ट हैज स्पोकन, अपनी बात जब उन्होंने रख दी होगी तो उसके बाद सब लोग अपना अपना सजेशन जरूर दें इस टॉपिक पे, और भी कोई बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। माइक सर्कुलेट हो जाएगा एक एक करके और फिर क्वेश्चन कोई पूछना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस सेमिनार की सबसे खूबसूरत बात यही होगी कि आप लोग अपना अपना सजेशन हम लोग को देंगे और उसको हम लोग लेकर आगे इम्प्लीमेंट करें कि हम लोग लीगल एड ऑल इंडिया लेवल कैसे प्रोवाइड करें। और हम लोगों ने जो सोचा है लीगल एड कैंप्स लगाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लॉयर्स को जोड़ना, ट्रिब्यूनल्स के लॉयर्स को जोड़ना, हाई कोर्ट के लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट के पैनल्स बनाना, तो ताकि कोई भी इशू मीडिया जो उठाती है हम लोग उसका फौरी रिलीफ दिला सके उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो क्योंकि जस्टिस कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोई मसला उठा तो हम लोग जो है उसका, अब उसकी फंडिंग की बात आती है, कैसे उसको फंड किया जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो सब चीजें अभी डिस्कस होंगी। वो ना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, बट सोशल कॉज में फॉर द अग्रीव्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए इतने बड़े बड़े केसेस उन्होंने जीते हैं। इंश्योरेंस मैटर्स में, सिविल मैटर्स में और सर्विस मैटर्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में उन्होंने बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। और वो सोसाइटी का वो हिस्सा जो एकदम समझ लीजिए खास के माइनॉरिटी में, मुस्लिम्स में एजुकेशन की बहुत, लिटरेसी की बहुत कमी है, तो उसको उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को। और शी हैज एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर by fighting for the causes of the aggrieved sections of the society। तो अब वो उन्होंने जो contributions किए हैं, उनका जो experience है, हम लोग उससे भी फायदा उठाएं। और मैं डायरेक्टली इनवाइट करूंगा एडवोकेट उस्मा अफसर साहिबा को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। एडवोकेट उस्मा अफसर साहिबा। बहुत शुक्रिया मुझे स्टेज पे मौका देने के लिए, और रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शायद आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू संजय साहब, आपको यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मीडिया को हेल्थ के ऊपर भी काफी काम किया है और मैं मैल न्यूट्रिशन के ऊपर भी काफी काम करती हूँ। तो सोसाइटी के जो एक
एक तरीके से कह सकते हैं जो बहुत ही नाजुक चीजें हैं सोसाइटी में जो है मीडिया और कम्युनलिज्म, और वो बातें हम लोगों को हर तरीके से हर पहलू पे आकर के झिझोड़ रहा है, एक दस्तक दे रहा है, एक डिप्रेशन की तरफ जाने की एक तरीके की साजिश सी एक फैली हुई है। तो उसके ऊपर अगर हम थोड़ी बात करें और थोड़ा ये बात करें कि कहाँ लॉ में फ्लॉज है, क्या चीज हमको ऐसी करनी चाहिए कि जो आजकल की जो सिचुएशन बन गई है वो उससे हम कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करें। अब आज अगर हम बात करते हैं आपकी जो कम्युनलिज्म, जो मस्जिद और मजहब और जो मुद्दा जिस तरीके से गरमाया है, और हम निपुण शर्मा जी की बात करें, अगर हम कहें तो उनके ऊपर FIR नहीं हुई, जिसके ऊपर बड़े सारे मुद्दे पड़े। यही सारी चीजें हमारे रतन लाल जी जो कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और हिंदू यूनिवर्सिटी के भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके ट्वीट पे उनकी FIR हुई और आपकी 295A के अगेंस्ट और 153 के अगेंस्ट में उनकी FIR हुई और FIR के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला। अगर ये चीज हमारी नुपुर शर्मा जी के साथ भी होती तो शायद ये इतना कम्युनल मुद्दे नहीं चलते। जैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने देखा होगा कि व्हेन शी केम फर्स्ट, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं जाऊंगी, बट व्हेन शी केम फर्स्ट ऑन NDTV, तो जिस तरीके से एंकर ने उनको रोका कि आप पर्सनल कमेंट्स मत करें, शी बिकेम वेरी एग्रेसिव एंड शी लेफ्ट द चैनल और वो चली गई। और उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया कि हमको जो है नहीं सुना गया, अब मैं इस चैनल पे नहीं आऊंगी। फिर वो उसी दिन शाम को जाती है रिपब्लिक चैनल के ऊपर और जाकर के फिर वही बात करती हैं। सो दिस इज डेलिबरेट। आप अगर हमारा सेक्शन 295A देखें तो वो कहता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वो उसको कहता है कि कोई मुंह से निकली हुई बात, एक होता है ना स्लिप ऑफ टंग, भाई रॉ में कह दिया मैंने, डेलिबरेट एक्शन नहीं था। लेकिन 295A ऐसे लोगों के ऊपर लगता है जो डेलिबरेटली कह रहे हैं, जो सोच समझ के कह रहे हैं। वो बार बार कह रही थी कि अब मैं आपका मजाक उड़ाऊं, अब मैं आपका मजाक उड़ाऊं। तो हमने एक बात कही, दूसरे ने एक बात कही और आपने उस बात को डेलिबरेटली कहा। तो इन केसेस के ऊपर इस तरीके की धाराएं लगती हैं। अब मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगी कि व्हाई दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं कि नुपुर शर्मा जी को देखा गया और मीडिया ने किस तरीके से इनको किया। मैं माजरत चाहती हूँ, आई डोंट मीन हर्ट मीडिया इन एनी वे, बट द थिंग इज, क्या मीडिया ऐसा कर रहा है कि एक तरफ मौलाना को बैठा रहा है और एक तरफ किसी फंडामेंटलिस्ट हिंदू को बैठा करके कह रहा है आप इनको गाली दीजिए, आप इनको गाली दीजिए, और जो है हम फिर क्या करेंगे, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे और फिर झगड़ा होगा। सो दिस इज वन एस्पेक्ट कि ये हो सकता है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उस कंट्रोवर्सी को हम अगर लाएंगे, बिकॉज इस इशू से बहुत सारी चीजें क्रिएट हुई और व्हाट्सएप पे जैसा हम लोगों ने देखा बहुत इस तरीके की चीज आई कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुस्लिम कंट्रीज भी नुपुर शर्मा के वर्डिक्ट्स को लेकर के आगे चल रही है और इंडियन सामानों की बिक्री पर रोक लगा रही है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गलत है। इंडिया को बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज मोदी जी इन 2019 हिमसेल्फ वेंट टू रिसर्च के अंदर हमारा जो पोर्ट है वो लॉजिस्टिक्स के लिए भी यूज होता है, वो और भी मिलिट्री ट्रेनिंग्स के लिए भी यूज होता है। वन थिंग, देन अनदर थिंग, व्हाई दीज 16 कंट्रीज जो हमारा बॉयकॉट करने को पहली बार ही तैयार हुई है, वो इसी वजह से तैयार हुई है, बिकॉज उनका एक हमारा जो 7.6 मिलियन इंडियंस वहां से आ रहे हैं। हमारा RBI ने ये बोला है कि हमारे पास इतना पैसा वहां से आता है।
से अगर हमारा रिलेशन खराब हो गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डेफिनेटली फर्क पड़ता है। हमारा क्रूड ऑयल वहां से आता है, 20% ऑफ द क्रूड ऑयल कम्स फ्रॉम दीज कंट्रीज। ठीक, चलिए यहाँ तक तो ये बात हो गई। बट 295 में क्या प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से 295A को रिपील कर देना चाहिए। ब्लास्फेमी जो है इंडिया में क्रिमिनलाइज है। ब्लास्फेमी मतलब किसी के भगवान को, किसी के खुदा को आप अगर गलत कहते हैं तो वो क्रिमिनल है, उसकी 3 साल से लेके आगे तक सजा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट हाउ दे डिसाइड। ठीक, तो अगर हम आपको ये कहें कि ब्लास्फेमी को 295A को रिपील कर देना चाहिए, तो वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लड़ाई का मुद्दा खत्म कर रहे हैं। हर छोटी छोटी बात पे जो लोगों को बुरा लग जाता है, अब हर चीज को एक मजाक की तौर पे देखने वाले लोग, उन लोगों को हर चीज से बुरा लग जाता है। तो इसलिए एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उसको हम रोक सकते हैं किसी ना किसी तरह। अच्छा, दूसरी चीज में हम आगे कि व्हाई देयर इज अ कम्युनल वायलेंस एट दिस टाइम। एक हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, आई थिंक द जर्नलिस्ट विल अप्रिशिएट दैट, कि एक आर्टिकल आया था जून 1928 के अंदर भगत सिंह का। उनकी एक मैगजीन थी, उस मैगजीन का नाम था कीर्ति। तो कीर्ति मैगजीन में एक आर्टिकल था कि हाउ टू अवॉइड कम्युनल राइट्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट। तो 100 साल पहले जो हमारे इंडिया की हालत है वो आज भी वैसे ही हाल है। उस जब आर्टिकल को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वाई कि कम्युनल को क्यों हो रही है, प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। ये पढ़े लिखे लोगों में हम आप में से कोई जाकर के झगड़ा करता है, राइट करता है? कभी गए हैं आप पत्थर चलाने? हम में से कोई नहीं गया। वो जाते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं क्लासिसिज्म। ठीक, क्लासिसिज्म क्या हो गया? वो गरीब आदमी जो टारगेट हो रहा है आज के टाइम में, वो है बस वो भूखा है, वो ही जाएगा, वो ही उसी का घर तोड़ा जाएगा, उसी के साथ ही सारे प्रॉब्लम्स होंगे। किसी अच्छी नौकरी वाले के साथ, किसी पॉलिटिशियन के घर में, किसी भी के घर में ऐसा नहीं होगा जो कि वेल सेटल्ड है, उसके यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होनी है। नाइदर दे विल गो एंड फाइट। और यही एक ट्रेंड देखा जा रहा है इतने टाइम की जितनी भी वायलेंस होते हैं कि एक मॉब आया, उनके हाथ में तलवारें हैं, डंडे हैं, ईंटें हैं, और कुछ लोग कह के वो यहाँ से आया, कुछ वहां से आया, कुछ पुलिस ने पकड़ा, कुछ इस तरीके से हुआ। यही चीज हम कहेंगे दिस अगेन। मैं उसके ऊपर आती हूँ जो हम सोच रहे हैं कि आगे लॉयर्स को क्लियर करनी चाहिए कि आप ये हटाइए, 295A should be removed, बिकॉज इसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। आज नुपुर शर्मा अरेस्ट नहीं हुई और उसी जगह आपके बाकी लोग अरेस्ट हो गए, उनके ऊपर FIR होगी। तो ये एक अनइक्वल जो चीज, पुलिस का रोल जो गड़बड़ हो रहा है वो रूल आउट हो जाएगा। तो अब इसी तरीके की बात, अब दिल्ली में जो झगड़ा हुआ आपके जहांगीरपुरी में, दैट इज अ वेरी छोटा इलाका, फाइनेंशियली कम झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो लोग वहां रहते हैं, वहां झगड़े हुए, वहां से आपने 2-3 लोग उठा लिए और उनके ऊपर जो है मान चलो के घर पे बुलडोजर चला दिया। उससे क्या हुआ? कहाँ कम्युनलिज्म भड़का कि रुका? नहीं रुक रहा है। तो मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ जहां पे भगत सिंह ने 100 साल पहले कहा था कि दिस इज ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, दिस इज ड्यू टू डिप्रेशन। हिटलर भी जब आया है, तानाशाह बना है, तो वो टाइम था जब फाइनेंशियल डिप्रेशन था कंट्री के अंदर। आप रशिया की हिस्ट्री उठा के देखिए, जार जब था तब फाइनेंशियल डिप्रेशन था। उसके बाद जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जब स्टार्ट हुआ, then also there was a financial depression. हमारा आर्मी वाले पत्थर चला रहे हैं, तो
मीडिया अगर एक आदमी, एक सरदार उठा रहा है, एक हिंदू उठा रहा है, या एक मुसलमान कुछ काम कर रहा है, तो दूसरा मुसलमान भी अगर उसको वही काम देख करके कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ हर्ड काइंड ऑफ बिहेवियर, हर्ड बिहेवियर। तो इस तरीके का बिहेवियर भी इस तरीके के कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देता है कि भाई मेरे भी भूख है, तुम्हारे भी भूख है, ये बेसिक चीज है, चलो हम भी करते हैं। Then there are politicians. The third thing, very important thing, there are communal politicians. We all have it. We all know it. और ये 100 साल पहले भी थे, ये आज भी हैं, और ये कैसे हटेंगे? ये मीडिया है। ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। पहले मीडिया सिर्फ प्रिंट था, आज हमारे पास इट इज देयर ऑन क्या कहते हैं आपके, चाहे आप अपने फोन में ले लीजिए, मीडिया ले लीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर्स ले लीजिए, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ले लीजिए, पैम्फलेट्स ले लीजिए, दीवार पे स्लोगन्स ले लीजिए, किसी भी तरीके से the media is affecting everyone in one way or the other. So media should be there to educate us, to remove this hatred. ये जो बल्कि जो ये सब चीजें हो रही है ना कि हमारे दिलों में खौफ भरे जा रहे हैं कि दिस विल हैपन, यहाँ से पलायन हो रहा है। कश्मीर फाइल्स, that's another movie I have seen where there is nothing. I've gone and seen the movie, which is just a one family story. There was nothing like कि इतना बड़ा हल्ला मचे उसके लिए जितना मचा। It is what? It is media. Everything is media. आप उसको अच्छे से दिखाइए या बुरे से दिखाइए। फिर सोशल ट्वीटिंग हो रही है, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं उस तरीके से आप दिखा रहे हैं। तो अपनी सोच और अपनी समझ को थोड़ा थोड़ा पढ़ाई के साथ में मॉडिफाई करना सीखिए। आप पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि आप मॉडिफाई कर पाए अपनी सोच को। तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार है अगर आप किसी और के कहने पे, किसी और हर्ड डिसीजन की तरीके से चल पड़े। अभी बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे वैक्सीन का हुआ था, सम पीपल सेड वी आर नॉट गोइंग टू हैव वैक्सीन बिकॉज़ दिस इज सम काइंड ऑफ माइक्रोचिप being inserted, a liquefied microchip. So all this should be avoided. शायद वक्त बहुत कम है, तो कहने को बहुत कुछ है, but I will wind up with this, and I hope I have given a little message to it, and my whole idea is to remove certain laws which is actually making all the problem. Thank you so much. मुसलमानों पे सवाल खड़े किए जाते हैं, बड़े आराम से खड़े किए जाते हैं। भाई ये छोटे पजामे वाले, ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, जाली टोपी वाले, ये मुल्क के हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, लंबे लंबे उदाहरण दिए जाते हैं। तो उस समय जो वो लोग उदाहरण दे रहे होते हैं, तो मैंने कई बार अपने शो में भी कहा है कि ऐसे कितने मुसलमानों को आप जानते हो, जिंदगी में मिले हो, जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ बातें की हैं। फिर वो कहते हैं दुनिया में कहीं कौन फटता है तो मुसलमान का नाम क्या होता है। आप दुनिया की लिस्ट उठा के देखिए, सारे आतंकी मुसलमान के होते हैं। फिर मैंने कहा यार हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम लोग हिंदुस्तान की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जितनी आतंकी घटनाएं पिछले 50 साल में हुई हैं, उनकी लिस्ट निकालते हैं। उसमें आतंकवादियों ने जितनी घटनाएं की हैं और जो आतंकी हैं उनकी लिस्ट निकालते हैं, और उस लिस्ट में जो आतंकियों के हाथ मरे हैं, जो आतंकी हैं, उसमें से 90% अगर नक्सलियों के नाम निकलते हैं और नक्सली हिंदू होते हैं, तो क्या वो आतंक अलग होता है? हिंदू का आतंक अलग होता है और मुसलमान का आतंक अलग होता है? ये कब से देश में है, ये सवाल करता हूं। फिर मैं कहता हूं कि आपने इस देश की आत्मा को समझना कब से शुरू किया या क्यों भूल गए? इस देश के, ये देश जो सूफी संतों का देश था, जो यहाँ पे बड़े से बड़े शायर, गायक, लेखक दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना के गए। और मेरी समस्या तो यह है कि मैंने जिस शहर में जन्म लिया, उस शहर ने मुझे प्यार का पैगाम दिया। मैं बदायूं का रहने वाला हूं और शकील बदायूं, आपने सुना होगा, मैं शकील बदायूं के शहर से आता हूं। 1997
93 में जब पत्रकारिता कर रहा था, विदेश आना थोड़ी बड़ी बात होती थी कि विदेश गया है कोई। आसियान देशों में इंडिया फर्स्ट टाइम शामिल हुआ तो बड़ा हंगामा मचा था पूरी दुनिया में कि इंडिया भी शामिल हो गया। तो तकदीर वाला था कि प्राइम मिनिस्टर के संग 7 पत्रकार जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश से मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं गया, कुएं तो मेडल होता है ना, जब वो पूरा समुद्र देखता है तब उसको समझ में आता है कि तुम कितनी छोटी हैसियत में हो। हम पूरी दुनिया के पत्रकार थे, शाम को ऐसी ये हॉल है, ऐसी लाइट बंद करते करते पंडित जी आप बड़ा अच्छा बोले, चलो कॉफी पीते हैं। 5 मिनट बाद मौलाना साहब वो पंडित जी दोस्त होते हैं, क्योंकि मैं टीवी चैनल में रहा हूं, मैंने वो देखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दोस्ती लाइट बंद होने के बाद के खेल को आपको समझना है। और जिस दिन एक देश का मुसलमान इस लाइट बंद होने के बाद के खेल को समझ गया, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है, इसी मत को, इसी चीजों को पहचानना है। मैं भी था मीडिया में, मैं आया यहाँ पे अखबार शुरू किया 4 PM। जब शुरू किया तो बड़ी समस्या थी कि भाई लखनऊ में एक अखबार है, सांझ दैनिक अखबार निकालना है, 2015 की बात थी, और युवकों की सांझ दैनिक निकालना मुश्किल काम है। तो जैसे अजय भाई ने बताया कि जिस सच की दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि भाई सरकार जिसकी भी हो, सिस्टम की जो चीजें हैं, जो सच है वो सच लाना है। तो बड़ा सोच के पैकेट में जिस सच की, तो नाम भी 4 PM किया था, शाम का अखबार है तो नाम 4 PM होगा। अखबार शुरू हुआ तो जैसे राजीव भाई कई लोग पूछते हैं, जब 2 महीने हो गए तुम कर क्या रहे, कैसे खबरें छाप रहे, तो मैंने कहा मेरा जिंदगी का जो भाव वो मैंने कबीर को सीखा है। कबीर वही अपने प्रधानमंत्री जी की बनारस वाला कबीर, जिसने हिंदू और मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा, जिसने लिखा है पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूछू बाहर, जैसे तो घर की टाकी बड़ी पीस खाए संसार, अगर पत्थर पूजे से ईश्वर मिला तो मैं, तो जिसने लिखा है काकर पाकर छोड़ के मस्जिद के बनाए, बोलना दे क्या पहरा है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने समाज के गरीब आदमी का चित्रण किया। और कबीर जब मर्म को इस देश को समझेंगे आप, और खासतौर से बनारस में आने वाले लोग और बनारस में रहने वाले लोग और बनारस से जाने वाले लोग को आज कबीर की जरूरत है। तो मैंने कहा अपना फलसफा वही है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटिया है, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। तो वो अपना वही है कि जब अखबार शुरू हुआ तो आज वो मुझे बात बोलते हैं कि कोई जगह खनन का आप लीजिए, खनन आप कराइए। मैंने कहा भाई साहब हमारे खानदान में भी किसी ने खुदाई किया, लेकिन बाद में पता चला दिल्ली के बहुत बड़े मीडिया हाउस के संपादक के चमचों का खनन हो रहा था। मीडिया अब चेहरा है केवल व्यापार करने का, बड़े उद्योगपतियों का चेहरा है नफरत फैलाने का। मीडिया अब सिंबल है सत्ता को हथियाने का, और मीडिया अब सिंबल है देश के हुक्मरानों के जूते साफ करने का। ये खेल है। अब आता हूं मैं आपको असली बात समझाने कि मीडिया यहां तक क्यों पहुंचा। इस दौर में समस्या यह खड़ी होती है कि जब औद्योगिक घराने आ गए हैं, आप उनके थंबनेल देखिए, अब खैर नहीं है आतंकों की, मस्जिद में निकलेगी आतंकवाद की आवाज, कब्र टूटेगी और कब्र खोद के निकाल, ये चैनल की भाषा है। कितना शर्मनाक है। एंकर उसके ट्वीट करिए, लगेगा ही नहीं कि ये किसी आतंकवादी की ट्वीट नहीं है। अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या है, मैं इस विषय में बात करना चाहूंगा। सबसे गंभीर बात मैं करना चाहूंगा, ये सारी बातें सिस्टम की मैंने आपको इसलिए समझाई, आप समझिए कि सरकार एक चैनल को हजार करोड़ रुपया देती है। मालिक को मतलब नहीं है। आप गाली बकते अंजना ओम कश्यप को, रूकल यादव को और इनको ये बेचारे मोहरे है। जैसे क्षितिज है, मेरा रिपोर्टर है, बड़ा बहादुर रिपोर्टर है, गया एक दिन गायों के लखनऊ के अंदर गायों की लाशें ऐसी फेंकी जा रही थी आपके रूम में खड़े हो जाएंगे, जान की जोखिम उठा के रिपोर्ट लेकर आया। तो मैं क्या करता, मैं कहता बहुत अच्छी रिपोर्ट, लोग पकड़ो 1000 रुपए नाम, चुप हो जाओ। अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन करता, देखिए भाई साहब गाय की रिपोर्ट आई है, शाम तक मेरे ऑफिस में 50 लाख रुपए आ जाते। और क्षितिज की हैसियत होती है बेचारा रिपोर्टर, इसको जो संपादक है, जो मालिक है, इसकी जगह गाँव का कोई भी करना
तो आप जिन चैनल के एंकर को गाली दे रहे हैं वो चेहरा है, उनके पीछे बैठे चाबी उगेड़ने वालों को मंत्री यही है कि तुम्हें गाली दे रहा है। अमीश देवगन चेहरा है, उसकी नौकरी तभी तक चल रही है वो जब तक जानवरों की तरह बैठ के चीख रहा है, लोगों को गाली दे रहा है। उसकी नौकरी उसी दिन तक है, जिस दिन वो रवीश बनने की कोशिश कर रहा है उसको निकाल दिया जाएगा। इस देश में बड़े बड़े औद्योगिक घराने मीडिया का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे में आपकी ड्यूटी क्या? देखिए, सारा खेल अब सोशल मीडिया का है। सारा तंत्र इस बात का है कि किसको ज्यादा पढ़ा जा रहा है, किसको ज्यादा सुना जा रहा है। मैंने अपने चैनल पे 1.5-2 साल से मेहनत करनी शुरू करी। मेरी टीम बहुत बहादुर है, 3 लड़के बैठे हैं, नितिन मिश्रा, नितिन तिवारी, सुष्मिता। ये वो टीम है जिनको मतलब मुझे लगता भी है कि इतने मेरे जैसे, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल बंदूक की ढेर वाला है, कब क्या बम फट जाए, लेकिन ये इतनी बहादुर लड़की है, मुझे क्या लगता है ढेर हो जाओ तुम। ये टीम परिवार की तरह काम करती है चैनल को। मैं सोच नहीं सकता था जब रिपोर्ट निकली, अभी परसों निकाली हुई टीम ने 135 मुल्कों में देखा जाए। अब आपको मैं बता दूं कि मेरे पास ताकत कहां से आती है। मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूं कि मुझे डर नहीं लगता, और मैं जिंदगी इतनी बिंदास और इतने मस्त से जीता हूं कि समाज 45 साल का बेरोजगारी का सबसे उच्चतम स्तर है इस समय। अगर ये टीवी चैनल कल बोल दे सच तो देश में क्रांति हो जाए, क्योंकि आप लगभग श्रीलंका के कगार पे खड़े हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपकी जीडीपी डूब चुकी है। और क्यों डूबी है मैं वो भी बताता हूं। पत्रकार ट्रंप पे शेयर लेने गया 3 दिन पहले, उसने बताया कि 100 रुपए का, ये 150 रुपए का ऊपर वाला चमकता वो 250 रुपए का। मैं भाई 250 रुपए का सेब बना रहा है, इसमें क्या आता है? 250 रुपए का सेब जब मेरे हाथ में आया तो छोटी सी चिट लगी थी, अड़ा ये पैसा यहां गया। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? समय मैंने एक दिन कहा कि अगर अंबानी का चैनल, और मैं आप सब पर तवज्जो चाहता हूं साहब भाई, बड़ी गंभीर बात है, अगर अंबानी जी का चैनल बैठ के इस देश को बंटवारा करना चाहता है, इस देश में हिंदू मुसलमान के फसाद खड़ा करना चाहता है, अगर राम और रहीम को अलग करना चाहता है, और अल्लाह और भगवान में लड़ाई करना चाहता है, तो एक छोटी कोशिश आप भी करिए। ऐलान कर दीजिए कि हम कल से जियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मेरा दावा है एक दिन भी उसके बाद अंबानी के चैनल पे हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं चलेंगे। ये धंधे करते हैं। पंजाब के किसानों का इन्होंने किसान आतंकवादी का उन्होंने टावर उखाड़ दिया, उसके बाद नहीं कहा गया। आप सोशल मीडिया पे लिखिए, जिस दिन दैनिक जागरण लिखने की परंपराएं होती है उस दिन आप 30 करोड़ लोग हैं में ज्यादा है। अपील करके सोशल साइट पे कि अगर तुम हमारे बीच में बंटवारा करोगे, अगर हमारे बीच में नफरत करोगे, तो हमारी कम्युनिटी का कोई भी आदमी कर सकता। अपनी तमाम व्यवस्था को पीछे करके, अपनी मसरूफियत को पीछे करके आप लोग यहाँ आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के जर्नलिज्म की एक मुखर आवाज को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। यकीनन ये मेरे ही लिए नहीं बल्कि रेक्ट ऑफ लीगल सेल से जुड़े हुए हर आदमी के लिए गौरव की बात है। हमारा ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, छोटी सी मीटिंग है, जिसमें हमारे पत्रकार और हमारे लॉयर्स और वो लोग जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में जो समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को हमने इस गेट टुगेदर में बुलाया है। हमारे साथ में कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा कि बाराबंकी से मौलाना इस्लाम साहब आए हैं, जो एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और इंडिया की सबसे पुरानी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में जिसको कायम किया गया था,
जमीयत उलमाए हिंद, और जिसने इस देश की फ्रीडम की लड़ाई में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके उत्तर प्रदेश के ऑफिस सेक्रेटरी मौलाना गुफरान साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे वैचारिक साथी मौलाना हुज़ैफा साहब भी आए हैं, कानपुर में रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे गेस्ट हमारे ऐसे थे कि जिनकी चर्चा साहब भाई ने की। आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत करनी है, इसलिए मैं टॉपिक पर ही आता हूं। हमने जो टॉपिक चुना है वो आपके सामने है। पहली चीज ये है कि जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हमारे युवा, हमारे बूढ़े, हमारे देशभक्ति में डूबकर फांसी के फंदों को चूम रहे थे, तो उन्होंने वो जो 200-300 साल का जो स्ट्रगल था, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाने के लिए नहीं था। ये बात बहुत सी जगह से कही गई कि हमारी जो लड़ाई थी वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए इसके लिए नहीं थी, बल्कि हमारी लड़ाई ये थी कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक आजाद माहौल में अपनी जिंदगी गुजारें। उसके लिए इस देश की मिट्टी से जन्म लेने वाले हर इलाके के लोगों ने अपना बलिदान दिया। 47 में हम आजाद हुए, लेकिन जब हम आजाद हो गए और एक इंडिपेंडेंट राज्य के तौर पर दुनिया के नक्शे में हमने अपना इंदराज कराया, तो उस वक्त जो हमारे लीडर थे उन्होंने ये तय किया कि आखिर भारत का भविष्य कैसे होना चाहिए। जिस देश के लिए 300 साल, 250 साल स्ट्रगल किया है, करोड़ों लोग फांसी के फंदों को चूमते चले गए, भगत सिंह भी आए, अशफाकुल्लाह खान भी आए, मौलाना मदनी भी आए, महात्मा गांधी भी आए, सब लोग आए, सबने बलिदान दिया। तो आखिर जिस देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, वो उस देश को भविष्य में कैसा देखना चाहते थे, भारत के बारे में उनका आइडिया क्या था, उस आइडिया ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दर्शाया गया। और एक चिंतन मनन, एक विस्तृत चिंतन मनन के बाद ये तय किया गया, डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में जो टीम बनी थी, बड़े बड़े उसमें एक्टिविस्ट थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने फिर ये तय किया कि हाँ, ये एक संविधान है, इस संविधान पर चल करके हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को उस पोजीशन में ले जाना है कि वो राष्ट्र को लीड करे। क्योंकि हमारे पास जो संस्कृति है, अनेकता में एकता, राजनीतिक विभिन्नताओं में एकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता, आर्थिक विभिन्नताओं में एकता, आप दुनिया में जाइए आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी ने मुझे साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए भेजा। मैं जोहानिसबर्ग में एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में पढ़ा। वहां मुसलमान 5% साउथ अफ्रीका में मुसलमान है, और मंडेला जी के साथ मिल करके वहां मुसलमानों ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है। लेकिन उसमें से आप किसी को भी मुस्लिम को पूछिएगा, साहब आप कहाँ के हैं, तो कहेगा साहब मैं तो गुजरात से आया हूँ, कोई बोलेगा मैं तमिलनाडु से आया हूँ, कोई बोलेगा मैं तो बांग्लादेश से आया हुआ हूँ। यानी आपको वहां का मूल निवासी नहीं मिलेगा। कोई कहेगा मैं अरब से आया हुआ हूं। लेकिन मेरा देश ऐसा है कि आप किसी भी रिलीजन के आदमी को उठाओ के पूछो साहब आप किधर से आए हो, तो वो कहेगा मैं किधर से भी नहीं आया हूं, मैंने इस देश की मिट्टी से जन्म लिया। जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, ये दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं। इसीलिए इस संस्कृति को बचा करके रखना, आप समझ सकते हैं मेरे देश की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या कहा था शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने, और आज नहीं कहा था। उस वक्त उन्होंने कहा था वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कि दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी व्यक्ति का परसिक्यूशन किसी भी कारण से हो, भारत आए, भारत उसका स्वागत करने के लिए कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पटल पर यह बताया था कि भारत क्या है।
भारत वो नहीं है जहां पर मॉब लिंचिंग के नाम पर एक ग्रुप जमा होता है और किसी भी आदमी की हत्या कर देता है। कहते दुनिया में कहीं भी परसिक्यूशन हो, आप आइए, मेरा भारत आपके स्वागत करने के लिए तैयार। उन्होंने भारत की जो पहचान रखी थी, दुनिया आज भी हैरान है कैसे ऐसे लोग यहां पैदा हो गए। महात्मा गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और हम जीतेंगे। आप देखिए इतिहास, आप दुनिया में जाइए तो आपको गांधी जी हर जगह मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि बड़ी सी बड़ी ताकत को भी सत्य और अहिंसा के माध्यम से शिकस्त दी जा सकती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था जब देश का विभाजन हुआ? जामा मस्जिद के मीनारों से खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये आपका देश, आपके बाप दादा की कब्रें हैं यहाँ पर, आपकी मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, आप किसके रहमो करम पर छोड़ करके जा रहे हो? हिस्टोरिकल स्पीच थी मौलाना आजाद की। ये दुर्भाग्य है कि देश तकसीम हुआ, लेकिन मैं जिन लोगों को मानता हूं और जिस विचारधारा से आता हूं, उन्होंने हमेशा उस समय भी भारत के विभाजन की निंदा की थी और कहा था कि भारत को तकसीम करना ये सबसे बड़ा पाप है। इतिहास को देखिए, जमीयत उलमा हिंद तो बिल्कुल सबसे आगे ही उस वक्त के हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, जो मौलाना अरशद मदनी साहब के पिताजी होते हैं और मौलाना महमूद मदनी साहब के दादाजी होते हैं। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया था और कहा था नहीं, धर्म के नाम पर हम कोई मुल्क नहीं लेंगे, चूंकि कौमें वतन से बनती है, रिलीजन से नहीं बनती। और आपने देखा रिलीजन के नाम पर एक देश बना और मात्र 25 साल में टूट गया था। भाई बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं उनका धर्म तो कोई और नहीं था, धर्म वही था जो पाकिस्तान के लोगों का था। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी थी कि नहीं, धर्म के नाम पर स्टेट नहीं बनता है, वतन नहीं बनता है, और हमने उसका विरोध किया, प्रखर विरोध किया। उस दौर में हमें कहा गया कि हम कांग्रेस के एजेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो लोग थे जो टॉप रिलीजियस लीडर थे उस दौर में, और आज तक उनका परिवार इस देश को लीड कर रहा है, मुस्लिम्स को। और इन्होंने कहा था कि नहीं, हमें कोई मुल्क नहीं चाहिए, हम भारत के साथ ही रहेंगे और अखंड भारत के साथ रहेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, वो एक लंबा विषय है, उसमें जाएंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमने ये तय किया था कि हाँ, हमें कैसा देश बनाना है। और देखिए, देश किसी सरकार के कंट्रीब्यूशन से नहीं बनता है, देश समूचे देशवासियों के कंट्रीब्यूशन से बनता है। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, जर्मनी में कहा था कि अगर हम सब, हर आदमी एक एक कदम चले तो आप ये मानिए कि देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। ये बात ठीक है एकदम, इसमें मैं उनसे एग्री करता हूं, बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई भी सरकार संपूर्ण क्रांति नहीं ला सकती है। सिर्फ आजादी की लड़ाई मौलाना मदनी ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने, भगत सिंह ने, इन 4-5 लोगों ने नहीं लड़ी थी। ये तो कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, जबकि नीचे से आवाज उठी कि नहीं, बहुत अन्याय, अत्याचार, दुष्प्रचार हो चुका है, अब हमें आजादी चाहिए, अब हमें ऐसा दिन चाहिए कि ऐसा सूर्य का उदय हो कि आजादी के साथ हम उसकी किरणों से फायदा उठा सकें। तो आप देखिए, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को भी भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो पहली चीज तो यह है कि समूचे भारत को और हम सबको मिलकर के कुछ करना पड़ेगा जब तब्दीली आएगी। हम दुनिया को देखते हैं, 21वीं सदी में दुनिया कहीं से कहीं चली गई। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम दुनिया को एक पाठ पढ़ाते आए हैं अब तक, और दुनिया ने हमसे सीखा कि किस तरीके से अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर के रह सकते हैं। भारत को देख करके दुनिया दंग रहती थी। हम कहीं जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं,
तो हमसे लोग पूछते हैं कि साहब आप इंडिया में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो होता है कि आपकी वेशभूषा तो ऐसी है कि दूर से आदमी देख कर समझ जाएगा कि आप मुस्लिम हैं, तो आप इंडिया में रहते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने कहा साहब मेरे पास संजय शर्मा जी जैसे लोग हैं जो मेरे लिए करते हैं। तो इसीलिए मैं एक बात कहता हूं कि सत्ता के जरिए से और कम्युनिज्म जो लोग फैलाते हैं उनके माध्यम से जो तारीखी लाई गई है उसमें संजय सर आप एक दिया लेकर के खड़े होते हैं और वो दिया एक ऐसे इतिहास का निर्माण कर रहा है कि अगले 50 साल के बाद या 150 साल के बाद जो जनरेशन आएगी वो ये तो जरूर लिखेगी कि संजय शर्मा के पास 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं थी। वो ये जरूर लिखेगी कि लखनऊ के हजरतगंज में उनका कोई बहुत बड़ा टावर नहीं था, लेकिन साथ में वो ये भी लिखेगी कि हाँ लखनऊ का एक व्यक्ति था जो आने वाले भारत के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़ रहा। और यही सब कुछ है साहब, इतिहास में कहीं चर्चा नहीं होगा महात्मा गांधी के पास कितनी दौलत थी, इतिहास में कहीं चर्चा नहीं होगा कि भगत सिंह ने कितने घर बनाए थे, इतिहास में नहीं चर्चा होगा मौलाना मदनी ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ किया था। इतिहास में चर्चा सिर्फ इस बात का होगा कि उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया। और बड़ी अच्छी बात मनोज झा साहब ने कही, हमारे मित्र है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, होम मिनिस्टर वहां मौजूद, तो उन्होंने कहा कि देखिए इतिहास बड़ा कातिल होता है। आप इतिहास की किताब पढ़ रहे, धोखे से एक के बजाय 2 पन्ने उलट जाए तो 100 साल का इतिहास ही गायब हो जाता है। आदमी जल्दी में जब सफे पलटता है ना तो मालूम हुआ एक की जगह 2 चले गए, तो मालूम होगा भी 90 पढ़ रहे थे वो 20 गायब हो गया पूरा। इसलिए इतिहास किसी को जगह नहीं देता है, दौलत की, हुकूमत की बुनियाद पर जगह नहीं मिलती है, मानवता की बुनियाद, सेवा समर्पण की बुनियाद पर जगह मिलती है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि लीडर कौन होते हैं, हम सब लोगों को कम्युनिटी को लीड करना है। अगर 50 साल बाद भारत कैसा होगा तो वो आज के युवाओं को देख करके आपको पता चल जाएगा कि अगले 50 साल में भारत कैसा होगा। मेरे देश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 75% पॉपुलेशन अंडर 35 है, हमारी पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन अंडर 20। हम हिंदुस्तान ही नहीं है बल्कि हम यंगिस्तान भी है। और ऐसे युवाओं के देश में जहां पर एनर्जी है, कैपेबिलिटी है, सलाहियतें हैं, सब कुछ है, वहां पर लीडर की परिभाषा शायद बदल दी गई है। वो लीडर की वो परिभाषा नहीं है जो महात्मा गांधी और मौलाना मदनी की थी, बल्कि शायद लीडर की परिभाषा उसी को लीडर कहा गया है जो ज्यादा समय तक सत्ता में रहे। अब वो कैसे रहे वो उसकी चर्चा नहीं है। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये डेमोक्रेसी का क्राइसिस है। बंगाल में अगर कोई मुख्यमंत्री अन्याय करता है तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए। ये चीज नहीं है कि डेमोक्रेसी सिर्फ उनके लिए है और आपके लिए नहीं है। साहब आपको भी अगर जनता ने चुना है तो आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के साथ में अन्याय नहीं कर सकते, आपको राइट नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लीडर कौन होते हैं? लीडर वो नहीं होते जो अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जनता की भावनाओं से खेलते हैं, बल्कि लीडर वो होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उनको लीडर कहा जाता है और उन्हीं को इतिहास में याद भी रखा जाता है। मैं आज के सिचुएशन की थोड़ी चर्चा कर लूं, क्योंकि शायद मैं उस कम्युनिटी से आता हूं जिसको आज के दौर में सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। आपको मेरी बात कुछ बुरी लगे तो क्षमा भी करिएगा। सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। मैं आता जाता भी रहता हूं इधर उधर। आप यकीन मानिए कि शायद आप उस सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा सकते जिस सिचुएशन को हम फील कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि भारत से ज्यादा बेहतर जमीन दुनिया में कोई नहीं। आपको
एक घटना सुनाता हूँ। जब पुलवामा हुआ तो मैं उस वक्त जोहानिसबर्ग में था और 2-3 दिन के बाद मेरी फ्लाइट थी और मुझे मुंबई लैंड करना था और फिर मुंबई से मुझे दिल्ली आना था और दुबई में कुछ देर का स्टे था। आप यकीन मानिए कि जब मेरा प्लेन मुंबई में लैंड किया तो उस वक्त जो मेरे दिल में खुशी आई, जो मुझे एक तरीके से अपनाइयत का एहसास हुआ, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे बुर्ज खलीफा से या दुबई की आसमान को छूती हुई बिल्डिंगों से ज्यादा कहीं खूबसूरत इस गांव में बसने वाली एक छोटी सी झोपड़ी लगती, जो कि हमारा देश है। इस देश के लिए मेरे पूर्वजों ने बलिदान दिया। यहाँ मेरे बड़ों की कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं, खानकाहें हैं। यहाँ पर हम हजारों साल से मिल करके रहते आ रहे हैं। इस देश को बावजूद इसके के हमारे साथ में जो सिचुएशन है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि नहीं, भारत से बेहतर जगह कोई नहीं है। मैं 2-3 देखिए आपके करीब में श्रीलंका है, क्योंकि अभी संजय सर को भी बोलना है, थोड़ा सा मैं उसको वो करता हूं। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में एक परिवार है जिसने 20 साल राज किया। वहां पर मुस्लिम्स देखेंगे 9%, आप तमिल देखेंगे 11%, और उसके बाद जो कम्युनिटी है राजपक्षे उन्हीं को लीड करते थे। महेंद्र राजपक्षे वो राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति के बाद वो प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने वहां की जो माइनॉरिटी थी उनके साथ में अन्याय किया 20 साल तक, और जो एक्चुअल कंट्री के इश्यूज थे उससे भटकाते रहे। भाई आप रोजगार मत पूछिएगा, हम ज्ञान वापी चला देते। अब आप चलिए 15 दिन ब्रेकिंग न्यूज। अब आप जब युवा कहेंगे कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेकार घूम रहे हैं, विमेन के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो वो एक नई पिक्चर लॉन्च करा देंगे, द कश्मीर फाइल। अब आप देखिए उसे 1 महीने मस्त होकर के देखिए। बिल्कुल जितने राज्य के मुख्यमंत्री हैं सब आ जाएंगे कि साहब टैक्स फ्री कर दिया, अद्भुत पिक्चर है, इतिहास में ऐसी पिक्चर बनी नहीं। अब 1 महीने का पूरा ट्रायल हो जाएगा। उसके बाद जब कोई तीसरा क्वेश्चन उठेगा, महंगाई बहुत हो रही है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, तो वो कहेंगे कि ठीक है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बोलो, ईडी से बोलो कि चक्कर लगवाए इसके 6-7 मरतबा बुलाए इसको, वो ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। हालांकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर शायद ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाए जाते कि वो खैर जांच करें। तो श्रीलंका में हुआ क्या सर, आप ये चीज समझने की है सर। 20 साल राज किया आपने, बम पर राज किया, तो आपने वो लॉ बना दिए कि सारी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स पर स्टडी करने वाले कहते रहे कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, ये मत करो। लेकिन जब 20 साल गुजर गए तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन लोगों ने 20 साल तक उस परिवार का सपोर्ट किया, उन्हीं लोगों ने 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों को कोलंबो में जला दिया, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोलंबो छोड़कर 210 किलोमीटर दूर एक एयरबेस पे जाके पनाह देनी पड़ी। ये वो लोग नहीं थे जो 9% से आते हैं, ये तमिल 42,000 तमिलों को मार दिया गया साहब। मुझे पीड़ा है, हमारे ही देश में थे पहले वो कभी 42 लाख तमिलों को मार, और हिंसा उन्होंने नहीं की क्योंकि वो तो इस लायक ही नहीं थे कि वो हिंसा करे। वो तो बेचारे अहिंसा ही का कहने साथ मानवता के साथ रह लीजिए, हम सब आपस में भाई भाई, वो भाई भाई में लगे हुए थे। लेकिन ये जो जिसको आपने एक कम्युनिटी के खिलाफ भड़काया, जब उसको समझ में आया कि साहब कुछ भी नहीं है यहाँ, तो उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोलंबो छोड़ने पर मजबूर करना पड़ा। बहुत बड़ी घटना है साहब। आप देखिए पिछले दिनों में मेरे देश में क्या हुआ, 1000 करोड़ की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। 700 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ रेलवे का हुआ है। अग्नि योजना पर जो प्रोटेस्ट किया गया, मैं हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये हमारे ही तो लोग हैं।
भाई आपको कोई चीज कहनी है तो उसका एक स्टेज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन नहीं, जब आप कम्युनिटी को हिंसक बना दोगे तो आज वो मेरे खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, कल वो किसी और के खिलाफ भी हिंसा कर सकते हैं, और फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है साहब, फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। हम तो चाहते हैं कि मेरा देश लीड करे, राष्ट्र, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो कल्चर है, संस्कृति है, जो तहजीब है, तमद्दुन है, वो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं। लेकिन हम कुछ चीजों को बचाने के लिए अपने समूचे इतिहास को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पैरों तले रौंद रहे हैं। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। ये बापू ने कहा था। बापू ने यह भी कहा था कि अगर भारत को पहचानना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। अधिकतम भारत गांव से बसता है, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव की आवश्यकता है अगर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। एक दो घटनाओं का और मैं तस्करा करूंगा। आज बहुत बड़ी तादाद में मेरे देश में, प्रदेश में युवा है, बेरोजगार है, और हम 40 साल में सबसे ज्यादा भयंकर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। आप कल्पना नहीं करते कि हमारे हर जिले के अंदर 1,25,000 युवा डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। ये एक एक जिले का मैं आपको डेटा दे रहा हूं। हर जिले में 1,25,000 युवा जिनके पास डिग्री है साहब, वो डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बताइए आप किस देश का निर्माण कर रहे हैं? अभी आपने बिहार में नहीं देखा 35,000 पद खाली हुए रेलवे के, वैकेंसी निकली साहब, 125 करोड़ फॉर्म फिल हो गए सिर्फ 35,000 पदों के लिए। भाई मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं तो सरकारी नौकरी में हूं ही नहीं। आप मेरा प्रतिशत देखिएगा तो कहीं भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं दे रहे हैं, पुराने लोग कुछ दे रहे थे, हमें तो किसी ने भी कुछ नहीं दिया, हम तो संघर्ष करके यहाँ खड़े रहे। लेकिन सवाल देश का है। आप कल्पना कर सकते हैं, ई श्रमिक पोर्टल भारत सरकार ने बनाया सर, उस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया 6 करोड़ युवाओं ने के साथ में रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ऐसी सिचुएशन में 9 लाख सरकारी पद खाली है, आप क्यों नहीं भर रहे हो साहब? आपका युवा बेरोजगार घूम रहा है, 9 लाख आपके सरकारी पद खाली है, लेकिन आप इस दिशा में नहीं चल रहे हो। आपको तो वो कुछ ही चीजें समझानी। और हम इस दौर में भयंकर आर्थिक असमानता के दौर से गुजर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हम एक समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला देश है साहब। हमारा प्रियम्बल पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको, लेकिन हम इतने असमान कैसे हो सकते हैं? मैं आपको डेटा देता हूं। अगर आप देखें तो भारत के 10% लोगों के पास हमारी कुल राष्ट्रीय इनकम का 57% है। मात्र 10% लोगों के पास भारत की कुल राष्ट्रीय इनकम का 57%, और 1% लोगों के पास भारत की कुल राष्ट्रीय इनकम का 22%। एक आदमी ऐसा है कि उसके पास इतनी दौलत होगी कि आपके लखनऊ के तमाम लोगों को मिला दी जाए तो भी नहीं। इतनी भयंकर असमानता है। आप क्यों नहीं लाते? आप आर्थिक रूप से पूरे देश में आप सिविल कोड लाइए, आप बताइए लोगों को, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है। दूसरी लास्ट बात मैं कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी देश में बात की जा रही है। हालांकि हमारे पास आर्टिकल 29 भी है, 30 भी है, हमारा प्रियम्बल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल पर जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत देखिए, भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको अलग कल्चर मिलेगा, आप मिजोरम में जाएंगे, आप मेघालय में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कल्चरल राइट प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है उन राज्यों के लिए। तो आप इन बेसिक चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कि लोग इन चीजों पर ना आ जाए, आप एक नई पिक्चर लॉन्च कर देते हो, लेकिन जो चीजें पर्दे पर नजर आती है ना, उनमें कोई रियलिटी नहीं निकलेगा। आज नहीं कल निकलेगा।
और नुकसान ना मेरा होगा ना आपका होगा, भारत का नुकसान, भारत की छवि खराब, भारत को बचाना है साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम सबको मिल करके गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध, संपन्न और सारे विश्व की सेवा के लिए समर्पित भारत का निर्माण करना है। ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। मेरा रिलीजन मुझे कहता है साहब देश की सेवा करो आप, ये आपके ऊपर फर्ज है। आप नहीं करोगे तो सवाल होगा ऊपर के साहब आप क्या करेंगे, आप तो अपने लिए जीते रहे। संजय सर को क्या जरूरत थी इतना सब बोलने की, इनका रात में 3 बजे यूट्यूब चैनल ही हैक कर दिया गया। वो तो इतना सारी दुनिया में इतना बवाल हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि नहीं भैया इनको चला दो, वरना कहीं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इन्होंने एक मैसेज बनाया, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। देखते लोगों को 100 सब्सक्राइबर लेने में टाइम निकल जाता है। क्यों? कि लोगों ने ये समझा कि हाँ यार ये मुखर आवाज है और इनकी इस आवाज की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि जब ये आवाज खत्म हो जाएगी तो लोहिया जी ने जो कहा था वो सबको उसका स्मरण होगा, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। और आखिर में 2-3 बातें मैं कह करके आपसे रुखसत चाहूंगा और फिर हम सब संजय सर को सुनेंगे। देखिए एक सिलसिलेवार एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप देखेंगे तो कभी एक मॉब लिंचिंग का इशू आता है, इस देश में आया। आप युवाओं को मायूस मत करो। देखो कश्मीर का युवा मायूस हो गया, किसी भी कारण से हुआ हो। आप देख रहे हो कि आज उसकी क्या स्थिति, हमें कितनी भारी मिलिट्री वहां लगानी पड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत गहरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप युवाओं को मायूस मत करो। आपको सत्ता मिल गई, आप राज करो ना साहब। आप मेरे भी आप प्रधानमंत्री हो, मेरे भी मुख्यमंत्री हो। आपको भाई मुझे तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मुझे तो आपने वहां खड़ा कर दिया कि कोई पॉलिटिकल आदमी लीडर मेरे साथ फोटो लेते हुए भी डरता है कि यार कहीं वायरल हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आपने तो हमें वहां आजादी के 75 साल के बाद पहुंचा दिया है ना, तो ठीक है आप राज करो ना। आपको सत्ता मिली, आप चलाइए साहब। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने 60 साल किया, आप 100 साल करिए, लेकिन कृपा करके इस देश को मत तोड़िए। क्या खूबसूरत भाषण था वाजपेयी जी का पार्लियामेंट। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाजपेयी जी ने कहा, जो इस देश के टॉप 5 सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर में से एक है। बेहतरीन स्पीच है उनकी। आज भी आपको मन करे, कभी परेशान हो तो वाजपेयी जी को करिएगा, उनको सुनिएगा। मैं तो उनको सुनता हूं और मुझे आनंद आता है उनको सुनने में। मुझे लगता है कि यार वाजपेयी जी भी कहीं कभी इन्हीं लोगों के साथ खड़े होते थे। दूसरा आपने देखा होगा कि धर्म संसद की गई। मुझसे कोई पूछ रहा है कि साहब ये लोग स्पेसिफिक रिलीजन के लोग हैं और शस्त्र में विजेता का नारा दे रहे। मैंने कहा नहीं, ये अपने धर्म के प्रतीक नहीं है। अगर आपको धर्म संसद के बारे में पढ़ना है तो आप स्वामी विवेकानंद की धर्म संसद को पढ़िए, वो इनके धर्म की असल तर्जुमानी, ये नहीं। आप कैसे पूरी कम्युनिटी को कहते हो कि इन्हें खत्म कर दिया जाएगा? अच्छा, आप कहते साहब पाकिस्तान चले जाओ। आप तो सर परवेज मुशर्रफ जी आए थे। परवेज मुशर्रफ कौन थे जो इलेक्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे? वो कोई वोटिंग से नहीं, वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री की कुर्सी हटा करके नवाज शरीफ साहब को उन्होंने उनके खिलाफ फौजी बगावत करके वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। अब आप उनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां मिलिट्री गालिब रहती है, हावी रहती है, तो वो मिलिट्री का ही आदमी और वो भारत आए। इंडिया टुडे का प्रोग्राम था, उसमें मंत्री साहब भी थे। आप देखिए जाकर के उन्होंने सिटिंग राष्ट्रपति को कहा कि आप हमारे लिए आवाज मत उठाइए। इस देश का मोर देन 70% नॉन मुस्लिम हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम में लड़ने के लिए तैयार है। ये राष्ट्रपति को कहा साहब। हमारे यहां तो बहुत से लोग हैं जो बगैर बुलाए बगैर बताए किसी की फैमिली की मैरिज में चले गए, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। ये हमारी संस्कृति है। नहीं, भारत ही में रहना, निष्ठा के साथ में रहना।
पूरे तौर पर इस देश की सेवा भाव के साथ में रहना है। अगर आप देखिएगा कि जो रिलीजियस लोग हैं उनके बारे में टिप्पणी की गई, दो बातें मैं यहां कहना चाहूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ने टिप्पणी की मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उसमें जो कुछ दुनिया में हुआ उसका वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, भारत को उससे बहुत नुकसान हुआ। और वो सिर्फ गल्फ में नहीं हुआ, ये भी एक लोगों को गलतफहमी है। वो मलेशिया में चला गया साहब, रशिया भी आ गया, यूनाइटेड नेशन भी आ गया, साउथ अफ्रीका भी आ गया, मालदीव भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, और अब तो पता नहीं जर्मन ने, इटली ने, किसने भारत को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। जो शिक्षा हम दुनिया को दे रहे थे, दुनिया हमें शिक्षा दे रही। इसके लिए किसी भी सूरत में गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने देखा होगा टीवी पर कुछ लोग आते हैं जो राम जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, मेरी जैसी वेशभूषा में आते हैं, कृष्ण जी के बारे में कहते हैं, जैसे अभी सर उसका तस्करा कर रहे थे, और किसी की रिलीजियस मान्यताओं के बारे में कहते हैं। और इस तरह के एक दो वीडियो पब्लिक डोमेन में है, आज भी है। तो मैं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से भारत सरकार को कहता हूं कि आप पकड़िए, यूएपीए लगाइए, अंदर डालिए, वो सजा दीजिए कि सारी दुनिया के लिए उससे इबरत का जरिया बने। क्योंकि हमने जो अपने बड़ों से सीखा है, उन्होंने किसी धर्म के पेशवा का अपमान नहीं किया। हमारी किताबों में तो राम जी का भी नाम आएगा तो इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा, श्री राम जी। क्योंकि हमें ये ज्ञान दिया गया कि भाई तुम्हारे भी तो बहुत सारे पैगंबर और नबी आए, हो सकता है ये भी कोई पैगंबर हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया इनके बारे में अपशब्द करने। तो मैं तो भारत सरकार को कहता हूं कि अगर इस टाइप का कोई आदमी और पब्लिक डोमेन में है एक दो स्टेट में, उससे इनकार हरगिज नहीं कर सकता। तो मैं भारत सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करता हूं, आप पकड़िए, यूएपीए लगाइए सीधा, जितनी धाराएं सब लगाइए, कोई आदमी नहीं खड़ा। और आपने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने बोला तो मेरे माइंड में आया कि टीवी पर लोग आते हैं दाढ़ी टोपी वाले, मैं आपको सही कह रहा हूं, उनका रेट सिर्फ 5,000 रुपए। वो किसी नहीं करते हैं, माफ करिएगा, प्लीज माफ करिएगा, वो किसी धर्म को लीड नहीं करते। वो सिर्फ 5,000 रुपए का आप उनको लिफाफा दीजिए, और जो आपको वो करवाना है इधर रूम में बिठा करके चाय पिला के बोल दीजिए साहब ये करना है, ये कर दोगे तो 5 से 7 हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो 5 से 3 हो जाएगा, खत्म हो गई बात। अब आप उसको समझेंगे कि वो किसी धर्म की तर्जुमानी कर रहे हैं, कभी नहीं। इसलिए वो, और इसीलिए उन्हीं लोगों को बुलाया भी जाता है जो अच्छे लोग हैं, समाज को लीड करते हैं, जो एक पॉजिटिव बात कह सकते हैं। क्यों कि फिर तो वो नहीं चलेगा ना जो चाह रहे हैं, वो तो नहीं चलेगा। कोई जाएगा तो कहेगा भाई ठीक है इसने किया है, पकड़िए आप इसे, उसको डिफेंड क्यों करेगा भाई? अगर उसने किसी मजहबी पेशवा का अपमान किया, पकड़िए आप, डालिए उसको अंदर। और लास्ट में मैं एक बात कह के खत्म करता हूं कि रेक्ट ऑफ लीगल सेल है। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहला सर दिल्ली में अशोका में था, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी थे, उत्तराखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर रावत साहब भी थे, और सिहानता इंस्टीट्यूट के जो IAS इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी अगर में उसको चलाते हैं वो भी थे, अनेक पॉलिटिकल रिलीजियस लोग थे। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है, और हम सब ने इस प्रोग्राम को करते वक्त ये तय किया कि भाई हम प्रोग्राम करें या न करें, लेकिन हमें संजय सर के साथ में गेट टुगेदर करना। तो वो एक आवाज को मैंने महसूस किया, और हमारे 3 उद्देश्य हैं जिनका चर्चा करके मैं बात खत्म करता हूं। सर, रेक्ट ऑफ लीगल सेल का सबसे पहला काम यह है कि लीगल एजुकेशन को प्रमोट करें। हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर लीगल एजुकेशन जाए, लोग आए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, IPC को पढ़ें। क्यों कि अगर किसी भी समय इस देश का या प्रदेश का कोई भी संघी तानाशाह संविधान के खिलाफ आवाज उठाए तो इस देश के घर से हर युवा खड़ा होना चाहिए जिसके हाथ में डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन हो, और वो कहे कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन संविधान पर आक्रमण बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा हमारा काम है लीगल एड, फ्री लीगल एड कैंप लगाना। हमने सोचा है कि अगले 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में
फ्री लीगल एड कैंप लगाएंगे। जो लोग परेशान है, मुकदमात में नाजायज घिरे हुए हैं, उनको रिलीफ मिलेगी। और तीसरा काम है कि युवा लॉयर जो है उनको ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से वो लोगों की मदद कर सकते हैं। आप लोग आए, आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप अपनी पीढ़ी को शिक्षित करिए। सोशल मीडिया हथियार है आपके हाथ में, उनके थंबनेल टैग करिए और कहिए ये पत्रकारिता नहीं होगी, हम तुम्हारा चैनल देखना बंद करेंगे। तो जब 30 करोड़ बंद करेंगे तो उनके यहाँ विज्ञापन आना बंद हो जाएंगे। तो आप इस चीज को कहिए कि हम उसी की बात करेंगे जो इस मुल्क को मजबूत करने की बात करेगा, हम साथ भाई की बात करेंगे जो इस मुल्क में प्यार की बात करेगा, हम उस शख्स की बात करेंगे जो इस मुल्क में मोहब्बत का असर बढ़ाएगा, हम उन नफरत करने वालों की बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की भी है कि इधर भी सिलसिले हैं, उधर भी सिलसिले हैं। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक मुरादाबाद का एक फोटो वायरल हो रहा था, उसमें वंदे मातरम गाया जाता और 3-4 महिलाएं बैठी हुई थी। मत गाइए, मुझे मैं धार्मिक मुद्दों में कभी नहीं बोलता, मैं कभी धार्मिक मुद्दे नहीं बोलता, हर एक अपनी धार्मिक विचारधारा है। लेकिन आप खड़े हो जाइए, इसमें तो कोई मेरे साथ कोई बचा आपको मना नहीं करेगा। तो इधर भी है और उधर भी है। हम कैसे लोग अपने वालों को समझाएंगे और आप लोग अपने वालों को समझाएंगे। जो लोग गाड़ी में बैठे टीवी चैनल पर जाके कहते हैं, उनको अपमानित करिए और कहिए कि तुम टीवी चैनल पर बैठ के बलद्यान बाबी मंदिर पे एक फुब्बारा शिविर जो भी निकला, शिव के बारे में, शिविर के बारे में अपशब्द किए गए, वो उतना ही खराब है जितना नूपुर ने किया। इस देश की बहुसंख्यक आबादी का भी सम्मान करिए और उससे भी सम्मान दीजिए और समझिए देश को किस मुकाम पे ले जाया जाएगा। देश बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया, जीडीपी चली गई, नौकरी नहीं है, खाने पीने की चीजें 1000 गुना महंगी हो गई। मेरे मित्र है व्यापारी, पक्के उस पार्टी के समर्थक थे। मैंने पूछा भाई क्या हाल है तेरे, मुंह लटका हुआ था, बोले भाई धंधा चौपट में बर्बाद हुआ है। मैंने कही है तुम ही तो सरकार आए थे, कमजोश है, बोले मुल्ले टाइट है। मैंने कहा भाई कौन सा वाला मुल्ला है जो टाइट हुआ यार, मुझे बता देना, बड़े दिनों से लैब लेकर बोल रहा हूँ कि मुल्ला कौन सा टाइट हो गया। वो अब्दुल पेंशर के 50 रुपए से 100 रुपए कर चुका है और ये जो 10 करोड़ की बेरोजगारी है उसमें उनके 20 लाख भी नहीं है, 9 करोड़ 80 लाख तुम ही हो। तो टाइट बेटा तुम हो रहे हो, मुल्ले नहीं हो रहे, मुल्लों को करना पड़ रहा है। लेकिन मीडिया की बातें आपको नहीं बताएगा। मीडिया कभी नहीं बताएगा कि हमारे परम आदरणीय मोदी जी के आने के बाद इस देश में मीट का कारोबार कई गुना बढ़ गया। और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि जो बीफ के सबसे बड़े कारोबारी हैं वो सब के सब हिंदू हैं। और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि यहाँ अखलाक को तो मार दिया जाता है बकरे के मांस में और वो आगे बीफ की पार्टी होती है, बीफ खा लेते हैं। और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि हमारे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा आई लाइक बीफ। और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में गाय काटने में भी प्रतिबंध नहीं है। आप जिन मुद्दों की बात करते हैं, आप गाय को मां बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कुरान शरीफ पढ़ी नहीं है, मुझे मतीन साहब ने बताया था कि कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि गाय का दूध अमृत है और गाय का मांस जहर है। मुझे आज तक कोई मुसलमान नहीं मिला जो कहता हो गाय काट दो, आज तक नहीं मिला। तो तुम क्यों नहीं कहते भैया संसद में एक विधेयक ले आओ और जिसमें यह साबित कर दो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो गाय काटेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी या ये 7 साल की सजा दे दी जाएगी। आप नहीं ला सकते क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में आपको गाय को काटना पसंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखलाक पसंद नहीं है। तो इस चीज को मीडिया कभी नहीं करेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इन चीजों को पहुंचाएं। और एक चीज और मन में रख लीजिए, जो बहुत बढ़िया बात की सरकार ने, इन्हीं का कसूर नहीं है। इस मुल्क में जिन्होंने हुकूमत करी उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि मुसलमानों की एजुकेशन इतनी अच्छी हो जाए, मुसलमानों की नौकरियां इतनी अच्छी हो जाए। जो मुसलमान पढ़ लेता है वो मती साहब बन जाता है, वो राशिद बन जाता है, वो आसिफ बन जाता है। इन्हें चाहिए, हुकूमतों को चाहिए
तो केवल 8वां पास हूं, क्योंकि पत्थर जब उछाले जाएंगे तो मदीन साहब का बेटा नहीं उछालेगा, और यार संजय शर्मा का बच्चा नहीं उठाएगा, संजय शर्मा का बच्चा तो बीसी चाहिए 6 जैसे अमित शाह जी का बेटा। हमें मंदिर पे चढ़ने वाले और हमें मस्जिद पे चढ़ने वाले कोई लोग चाहिए जो 8वां पास हो। तो इस चीज को समझिए कि हुकूमतें हमेशा आपका इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो हो चाहे ये हो, लेकिन अगर आप लोग जागरूक बनेंगे, आप लोग करेंगे। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं, जैसे एक चैनल की बात होती है कि एनडीटीवी बड़ा ईमानदार चैनल है, एनडीटीवी अच्छी बात करता है, तो आपकी ड्यूटी है कि फिर आप एनडीटीवी को प्रमोट करें। नाम मैंने इसलिए दिया कि आप हर उस आवाज को प्रमोट करिए जो आवाज सच की आवाज होगी, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो, किसी तीसरे की, ये आपकी ड्यूटी है। मुझे मैंने एक दिन अपना नंबर दिया और आज मैं आपको बता दूं, जो मैं बात अधूरी रह गई, मुझे ताकत कहां से आती है। एक शख्स का फोन आया, मैं रिकॉर्डिंग आना चाह रहा था, भूल गया। उसका फोन आया कि मैंने साबित सुनाई हो रिकॉर्डिंग, बोला कि मैं मदीना में नौकरी करता हूं और कहा कि मैं मदीना में नौकरी करता हूं, आपका चेहरा देखता हूं और आपके चेहरे को देखकर काबा में मेरी ड्यूटी है, मैं काबा में दुआ करता हूं कि आप सुरक्षित रहें, आप अच्छे रहें और हम सब लोग काबा में ड्यूटी करने वाले। चंद्रन उसने मुझसे अकाउंट नंबर दिया, काबा से उसने, मदीना से उसने मुझे 5000 रुपए भेजे। इस हुकूमत के 5 करोड़ से ज्यादा कीमती थे। 5 जिसकी दुआएं एक अनजान आदमी मदीना में कर रहा हो, केदारनाथ में बाबा भोले के घर पे कर रहा हो, उसको ये लोग क्या बिगाड़े बनाएंगे, ये तो खुद बहुत अच्छा है। और मुझे यकीन है कि आज इतना सुंदर प्रोग्राम उन्होंने साथ पाएंगे कि आज मैं इसके लिए दिल से जितने शब्द होंगे वो कमी होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना मुझे बोलने का मन की बात। मैं एक्चुअली जब आप होते ना यूट्यूब पे, तो फिर उसमें से आधा ड्रामा होता है। ड्रामा मतलब मैं तो नहीं करता, लोग क्या करते हैं, मुझे कहते हैं यार तुम भी तीन की जल्दी कहती है, मैं आके बैठ जाऊंगा ना ऐसा मूव होके आ गई ना, थोड़ा सा जैकेट पहन के आ गई, तो मैं कहता हूँ यार जो ओरिजिनल हो ना, मतलब ये तीनों टीम बनेगा सर, आप ऐसे थोड़ी बनेंगे, उनको देखिए उनकी क्लिप। मैं कहता हूँ जो संवाद आप एक आम आदमी की तरह करते हैं, जो आप एक आम आदमी में सहज करते हैं, उसका कुछ सारी आम आदमी बने रहिए, सारा काम आपके साथ जुड़ जाएगा। अंबानी अडानी उनके लिए छोड़ दीजिए, बहुत देर इंडिया भी जाने वाले, क्योंकि ये वही मुल्क है जब बड़े से बड़े तख्त और ताज चले गए, आज उनकी कब्र पे दिया जलाने वाला कोई नहीं होता। आवाजें जिंदा रखती हैं, आवाज बनी है, कोशिश करिए समाज में प्यार और भाईचारा हमेशा बना रहे। बहुत शुक्रिया।